नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। और ये मॉडल पेपर संख्या 11 है। इससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप उन मॉडल पेपर को वहां जाकर के देख सकते हैं। साथियों, ये जो मॉडल पेपर है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि इसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और संविधान एवं राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इंडियन करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर के इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों, जो फर्स्ट बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कितना हद तक बढ़ाता है ये आपको भी पता है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाकिस्तान के सबसे निकट शहर कौन सा है? राजस्थान का पाकिस्तान के निकट शहर का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर। कौन सा होगा दोस्तों? गंगानगर, जो राजस्थान का वह जिला है जो राजस्थान के पाकिस्तान के सबसे निकट शहर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चंबल बनास सीप नदियों के संगम पर बना रामेश्वर घाट राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों देखिए, चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर बना रामेश्वर घाट राजस्थान के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। कमेंट करके कमेंट जरूर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर। कौन सा है दोस्तों? सवाई माधोपुर। तो रामेश्वर घाट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता की दिशा क्या है? राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता की दिशा क्या है? तो इसका साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। तो मिट्टी की उर्वरता किस दिशा की ओर बढ़ती है दोस्तों? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की स्थलीय सीमा, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 5920 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा दोस्तों यहाँ पर, तो कितने हैं दोस्तों? 5920 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अंतः प्रवाही नदियां है? अंतः प्रवाही नदियों के नाम बताना है साथियों इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है साथियों कांतली, साबी और रूपंगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के मरुस्थल और पूर्वी मैदान किस प्राचीन सागर के अवशेष है? राजस्थान के मरुस्थल और पूर्वी मैदान किस प्राचीन सागर के अवशेष है? किसके अवशेष है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा तैतीस सागर। कौन सा सागर दोस्तों? तैतीस सागर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पंचभद्रा झील का निर्माण किस बिल ने करवाया था? पंचभद्रा झील का निर्माण किस भील ने करवाया था? तो उस भील का नाम बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा पंचा नामक भील। कौन सा दोस्तों? पंचा नाम का जो भील है उसने किसका निर्माण कराया था? पंचभद्रा झील का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मेवाड़ का मैदान, कौन सा मैदान साथियों? मेवाड़ का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग मेवाड़ का मैदान है? तो इसका सही आंसर बताना है साथियों। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पूर्वी का मैदान। कौन सा दोस्तों? पूर्वी जो मैदान है उसका कौन सा भाग है दोस्तों? मेवाड़ का मैदान, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश किस भौतिक विभाजन के भाग है? देखिए दोस्तों, गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, तो ये जो भौतिक प्रदेश है ये कौन से भौतिक विभाजन का ये भाग है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए 2011 की जनगणना कौन सी दोस्तों? कौन सी जनगणना है? 2011 की ये जनगणना। तो इसके अनुसार राजस्थान के न्यूनतम अनुसूचित जाति, न्यूनतम किसकी बात हो रही है दोस्तों? न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात हो रही है। तो इनकी जनसंख्या का प्रतिशत वाले जिलों का सही आरोही क्रम बताना है दोस्तों। आरोही क्रम बताना है किसका? अनुसूचित जाति की जनसंख्या का आरोही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें डूंगरपुर 3.3%, बांसवाड़ा 4.4%, उदयपुर 6.1%। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश, राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है दोस्तों? 4 भौतिक प्रदेश है। तो उनके ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम, यानी ऊंचाई के अनुसार क्या बताना है? इनका आरोही क्रम बताना है इन 4 भौतिक प्रदेशों का। तो इस क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इनको ऊंचाई के अनुसार इनका आरोही क्रम बताना है। यानी सबसे जो ऊंची है पहले उसका नाम आएगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला और उसके बाद में सबसे कम ऊंचाई वाला। तो दोस्तों इसका देखिए 1 नंबर पर कौन सा आएगा दोस्तों? तो 1 नंबर पर आएगा इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। 2 नंबर पर आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 3 नंबर पर आएगा दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश और 4 पर आएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी ये इसका कौन सा क्रम है दोस्तों? ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है ना। नंबर पर कौन सा आ गया? अरावली। 2 नंबर पर दक्षिण पूर्वी, तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदान और चौथे नंबर पर पश्चिमी मरुस्थल। यानी 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। तो इसमें कौन सा कोड सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए ये नदियों से आया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई बताना है साथियों इसमें। तो इसका देखिए 480 किलोमीटर। कौन सा दोस्तों? 480 किलोमीटर किसकी लंबाई है? बनास नदी की। कौन सी नदी की साथियों? बनास नदी की। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरता है? कौन सा गलियारा दोस्तों? उत्तर दक्षिणी गलियारा। तो ये कौन से जिले से होकर के गुजरता है? तो ये गुजरता है धौलपुर से होकर के। कहां से दोस्तों? धौलपुर से होकर के ये उत्तर दक्षिणी गलियारा निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो देखिए इसमें इनमें से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए अरावली का अरमान, किसका अरमान साथियों? अरावली का अरमान। तो ये तारगढ़ अजमेर को कहते हैं। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि बारा को कहते हैं। राजस्थान की पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो साथियों इसमें गलत आंसर को अपन को देखना है, गलत है या नहीं है ये भी देखना है। तो देखिए साथियों अरावली का अरमान तो तारागढ़ को कहते हैं, ये सत्य है। लकड़ी की पहाड़ी घाटियों की भूमि, तो कौन सी भूमि? घाटियों की, तो बारा को ये कहते हैं, सही बात है ये। और आगे है राजस्थान की पन्ना नगरी, तो कौन सी नगरी दोस्तों? पन्ना नगरी किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। टेक्सटाइल सिटी भी किसको बोलते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा को बोलते हैं। यानी इसमें ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है साथियों? ये सभी के सभी सही है, इनमें से गलत एक भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो देखिए इसमें सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पाली, जोधपुर, जालौर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो देखिए पाली, जोधपुर और जालौर की बात हो रही है, तो इनमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यह बताना है। तो दोस्तों इनमें पाई जाती है स्टेपी यानी अर्ध शुष्क जलवायु। कौन से दोस्तों? स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु इसमें पाई जाती है। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो राजस्थान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देखिए
रेतीली बलुई मिट्टी कौन सी दोस्तों? रेतीली बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में ये पाई जाती है। राजस्थान कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली बलुई मिट्टी ये पाई जाती है। तो यानी इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना किसने की? तो कौन से लिंग की स्थापना दोस्तों? मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताना है इन चार में से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। देखिए क्या लिखा हुआ है, जय नारायण व्यास। कौन सा दोस्तों? जय नारायण व्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। कौन से युग्म का? गलत युग्म का इसमें चयन करना है। तो देखिए साथियों, इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर है? जालना जयपुर में है। मेरी लाइफ पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान, क्या ये सही है? राजस्थान वन विभाग स्थापना 1949 में की थी। रक्षित वन सुरक्षित वन कितने प्रतिशत है? 56.43% है। तो देखिए इनमें से गलत युग्म का चयन करना है साथियों। तो इसमें देखिए इको टूरिज्म पार्क ये झलाना जयपुर में है, ये तो ये सत्य है। मेरी लाइफ पहल ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इसको शुरुआत की गई थी, तो ये भी इसका सत्य है। राजस्थान वन विभाग स्थापना 1949 में की गई थी, तो ये भी इसका सत्य आंसर है। अगला है दोस्तों रक्षित वन सुरक्षित वन, तो ये 56.43% है, तो ये भी इसका सत्य आंसर होगा। तो दोस्तों कोई है क्या इसमें गलत? यानी इसमें एक भी गलत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें सुमिलित करना है, यानी सूची 1 को सूची 2, इसमें बिंदु दे रखे हैं, इसमें गांव दे रखे हैं, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है दोस्तों? सुमिलित करना है। तो देखिए दोस्तों उत्तरतम बिंदु, कौन सा बिंदु दोस्तों? उत्तरतम बिंदु, तो उत्तरतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का? तो इसका उत्तरतम बिंदु है कोणा। कौन सा दोस्तों? कोणा गांव कौन सा है? उत्तरतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा दोस्तों? तो यह है बोरकुंड गांव। कौन सा दोस्तों? बोरकुंड गांव। और पूर्वी बिंदु कौन सा है होगा दोस्तों? तो पूर्वी होगा सिलान गांव। कौन सा दोस्तों? सिलान। और पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा दोस्तों? कटरा गांव। कौन सा होगा? कटरा गांव। तो देखिए 4 3 2 1, तो कौन सा कूट सही होगा दोस्तों? इसमें देखिए कहाँ पर मिलेगा ये, हाँ तो देखिए 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? कौन सी वीणा दोस्तों? मोहन वीणा। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विश्व मोहन भट्ट। कौन होंगे? विश्व मोहन भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मोहन वीणा का आविष्कार किया था विश्व मोहन भट्ट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो देखिए राणा हमीरदेव के बाद मेवाड़ के शासक किस वंश के नाम से जाने गए? यानी जो हमीरदेव है इनके बाद में जो मेवाड़ के शासक हुए थे, तो इस वंश को किस नाम से जाना लगा? यानी हमीरदेव के बाद में इस वंश को किस नाम से जानते थे या अभी भी जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सिसोदिया वंश। कौन सा दोस्तों? सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए इसमें चित्तौड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके विषय में? चित्तौड़ के विषय में। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, तो ये सत्य बात है। यह पद्मिनी महल और विजय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी इसकी सत्य बात है। आगे है रानी पद्मिनी ने यही जौहर किया था, तो पद्मिनी ने यहीं पर जौहर किया था, तो ये भी सत्य है, यानी इसके कथन नंबर 1 2 3 तीनों ही सत्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1 2 3, यानी ये तीनों ही इसमें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए सर्वाधिक 360 मंदिरों वाला किला, 360 मंदिरों वाला किला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कुंभलगढ़। कौन सा दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो 360 मंदिरों वाला किला है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, चंद्र महल की साज सजा किस शासक ने करवाया था, है ना? जो चंद्र महल है इसकी साज सजा कौन से शासक ने करवाई? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मानसिंह द्वितीय। कौन सा होगा दोस्तों? मानसिंह द्वितीय इसका सही आंसर होगा। जो भी साथियों अभी तक यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना से हमारा जो चैनल का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर्स का जवाब भी जरूर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? देश का पहला हेरिटेज होटल बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत भवन। कौन सा होगा दोस्तों? अजीत भवन। तो ये क्या है दोस्तों? ये हेरिटेज होटल है देश का पहला। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब कौन से शहर को कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है जैसलमेर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है गोगुंदा में। कहाँ दोस्तों? गोगुंदा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था साथियों? तो इसका निर्माण कराया था महाराणा प्रताप ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या नाम है दोस्तों? उदय सिंह है। क्या नाम है? उदय सिंह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो संत पिपा की छतरी कहाँ स्थित है? कौन से पिपा की छतरी? संत पिपा की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए गागरोन का किला। कौन सा दोस्तों? गागरोन का किला। तो इसकी छतरी कहाँ है? संत पिपा की गागरोन के किले में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। राजस्थान में प्रथम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पर ये? जालरा पाटन में। कहाँ दोस्तों? जालरा पाटन में है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिस पर तिथि अंकित है। क्या दोस्तों? तिथि अंकित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का एकमात्र विभीषण मंदिर बताना है साथियों। तो एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ दोस्तों? केतुन कोटा में है। कहाँ दोस्तों? केतुन कोटा में है। एकमात्र भारत का विभीषण मंदिर कहाँ है? कोटा में स्थित है। और ये रामायण काल के पात्र को समर्पित एक दुर्लभ स्थल है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। तो देखिए, महारावल तेज सिंह के समय कमलचंद्र द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? महारावल तेज सिंह के समय कमलचंद्र द्वारा निर्मित चित्रित ग्रंथ कौन सा होगा? तो इसमें देखिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन से समय कब का है दोस्तों? 1260 का। कब दोस्तों? 1260 ईस्वी का ये ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। तो देखिए, कलौ के उत्थान का स्वर्णिम युग किसका माना जाता है? कलौ के उत्थान का स्वर्णिम युग किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है कुंभा का। कौन सा दोस्तों? ये कुंभा के समय को कलौ के उत्थान का स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पहले लोक देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था तो वे कौन थे? पेड़ काटने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तल्लीनाथ जी। कौन है दोस्तों? तल्लीनाथ जी, गंगदेव राठौड़ है ना। तो पेड़ की कटाई पर रोक लगाई थी इन्होंने। और पर्यावरण संरक्षण, तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था, जिसे वे पर्यावरण प्रेमी लोक देवता कहलाते हैं। कौन से लोक देवता दोस्तों? पर्यावरण प्रेमी लोक देवता कौन कहलाते दोस्तों? तल्लीनाथ जी। कौन कहलाते साथियों? तल्लीनाथ जी किस नाम से जाने गए? पर्यावरण प्रेमी लोक देवता के नाम से ये जाने गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पीड़ितों का पंचीड़ा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पीड़ितों का पंचीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए दोस्तों कौन सा होगा इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। कौन सा होगा दोस्तों? विजय सिंह पथिक इसका सही आंसर होगा। तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं अब, नागौरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नागौरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों। तो नागौरी ख्याल के प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर ए बलदेव। कौन है दोस्तों? बलदेव। और ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो ये नागौर से। कौन से दोस्तों? नागौर ख्याल के ये प्रवर्तक माने जाते हैं जो नागौर क्षेत्र में लोक नाट्य शैली को विकसित किया। कौन से? लोक नाट्य शैली को ये विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों,
डोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो डोला मारू नृत्य है तो यह कहाँ का प्रसिद्ध साथियों? तो यह है झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? ये झालावाड़ का ये प्रसिद्ध है। ये प्रेम कथा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किस पर आधारित है दोस्तों? ये प्रेम कथा पर ये आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेपे खा मांगनियार कौन से वाद्य यंत्र के वादक है? पेपे खा मांगनियार कौन से वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिए, सुरने वादक है। कौन सा दोस्तों? सुरने वादक है। कौन है? पेपे खा मांगनियार किसके वादक है? सुरने के ये वादक है। और पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों? ये पवन वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों? पवन वाद्य यंत्र है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बेल बूटों की छपाई है तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन से बूटों की छपाई? बेल बूटों की छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखिए, बगरू। कौन सा होगा दोस्तों? बगरू, जो जयपुर के पास में स्थित है और हाथ से की जाने वाली बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किससे की जाती है दोस्तों? हाथ से। हाथ से किसकी छपाई की जाती है? बेल बूटों की छपाई की जाती है। इसके लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? बगरू प्रसिद्ध है। यानी ये कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण है ये कब पूर्ण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ था। यानी कितने चरणों में? 7 चरणों में इसका जो कंप्लीट जो वर्क है कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा स्तूप बहु दिशात्मक पवनों के लिए प्रभाव से निर्मित है? बहु दिशात्मक पवनों के प्रभाव से निर्मित कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ताराबालू का स्तूप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। कौन है दोस्तों? BN राव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 42 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 मौलिक अधिकारों को। कौन से दोस्तों? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसको भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन। कौन सा होगा? ब्रिटेन होगा, जिसका अर्थ है देश का प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक होगा। क्या होगा दोस्तों? केवल भारतीय नागरिक होगा। प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा दोस्तों? भारत का नागरिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया था? अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया था, तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देखिए, अनुच्छेद 17। कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को दंडनीय अपराध घोषित करता है। क्या दोस्तों? ये दंडनीय अपराध घोषित करता है, जिसमें सामाजिक समानता सुनिश्चित होती है। क्या दोस्तों? क्या सुनिश्चित होती है इसमें? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता सुनिश्चित होती है इसमें। क्या होती है दोस्तों? सुनिश्चित। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार कौन से देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कनाडा। कौन सा होगा दोस्तों? कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका अर्थ है दोस्तों वे शक्तियां जो संघ या राज्य सूची, संघ या राज्य सूची, संघ या राज्य सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है ना दोस्तों? स्पष्ट रूप से जो शामिल नहीं है वे केंद्र सरकार के पास में रहती है। किसके दोस्तों? वे केंद्र सरकार के पास रहती है। किसके पास रहती है? केंद्र सरकार के पास रहती है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ
आगे बात समझ में, जो संघ और राज्य सूचिका में शामिल नहीं है और किसके पास में रहती है, केंद्र सरकार के पास में रहती है। यानी इसमें ये कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है साथियों, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कौन से देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की संवैधानिक जांच करने की अनुमति देता है। ये क्या देता है दोस्तों? विधायिका। देखिए दोस्तों, इसमें एक तो विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के जो कार्य है, इनके जो कार्य है, इनको संवैधानिकता की जांच, कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति देता है। क्या दोस्तों? संवैधानिक, इनके जो कार्य है, इनकी संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति कौन देता है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा। और इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो आपातकालीन प्रावधान लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन, है ना, तो ये कौन से देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, जर्मन विमल संविधान से। जर्मन जो देश है उसके संविधान से ये प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? तो इसमें उल्लेख नहीं है ऑप्शन नंबर सी, नैतिक न्याय का। किसका दोस्तों? नैतिक न्याय का। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गई है। किसकी दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इनके न्याय की बात की गई है, लेकिन जो नैतिक न्याय है इनकी बात नहीं की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो नैतिक न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है अनुच्छेद 40 में। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 40 में, जो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। किसका हिस्सा दोस्तों? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये हिस्सा है। तो इसमें कौन सा सिद्धांतों का हिस्सा, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? संविधान के संशोधन से संबंधित कौन सा भाग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाग 20। कौन सा होगा दोस्तों? भाग 20 इसका सही आंसर होगा। यानी ये किसमें? अनुच्छेद 368। तो इसमें यह संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति और इस प्रक्रिया से यह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा ने खिलौने खरीदे में कौन सी क्रिया है? राधा ने खिलौने खरीदे, तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया दोस्तों? सकर्मक क्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हंस का पर्यायवाची कौन सा है? हंस का पर्यायवाची है मराल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखिए अनु उपसर्ग। कौन सा दोस्तों? अनु उपसर्ग है इसमें, अनुधन ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर सी। मनस धन एक से बना शब्द होता है मानसिक। कौन सा होगा दोस्तों? मानसिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और आकाश के कौन सा युग्म सही है? पृथ्वी और आकाश का कौन सा युग्म सही है? यानी भूमि और गगन। तो भूमि और गगन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमि यानी पृथ्वी का, है ना, और गगन आकाश का। ये क्या है दोस्तों? पर्यायवाची। क्या है दोस्तों? ये पर्यायवाची है। तो भूमि और गगन, आकाश और पाताल। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? आकाश, और आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाताल। धरती और पहाड़, ये भी नहीं होगा इसमें। अंबर और पवन, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहट से बना प्रत्यय नहीं है। आहट से
बनाम प्रत्यय कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी लिखावट। कौन सा होगा दोस्तों? लिखावट नहीं है ना, लिखना इसमें क्रिया है और इसमें आवट इसमें प्रत्यय नहीं होगा। नेक्स्ट है सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमन। कौन सा का दोस्तों? सुमन। सुमन एक क्या है दोस्तों? मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है फूल। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है फूल। बाकी सुपात्र, सुपुत्र, सुगम्य, सु उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? तो देखिए आपने यो कैसे किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी शुद्ध वाक्य है। रामगढ़ जाता है, सीता खाना खाती है, मुझे जाना है, तो ये सभी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है अज्ञ। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? तो कुछ भी नहीं जानने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त। क्या होगा दोस्तों? संक्षिप्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणेश का पर्यायवाची। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? एक दंत, गजानंद, लंबोदर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुहावरा है? निम्न में से कौन सा मुहावरा है? तो इसमें मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना। कौन सा होगा दोस्तों? अकल पर पत्थर पड़ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या हो दोस्तों? बुद्धि भ्रष्ट होना, तो ये इसका अर्थ है। और बाकी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों हैं लोकोक्तियाँ। क्या हो गए दोस्तों? ये तीनों लोकोक्तियाँ है। अगला क्वेश्चन है बराबर समझना। मुहावरे का अर्थ बराबर समझना, तो मुहावरा का अर्थ देखना दोस्तों एक समान देखना है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से संधि का सही प्रयोग किसमें हुआ है? संधि का सही प्रयोग देखिए दोस्तों परम धन आत्मा परमात्मा, विद्या धन आलय विद्यालय, हिम धन आलय हिमालय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये सभी सत्य है होगा है। नेक्स्ट है यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है धमाका। धमाका में लगा प्रत्यय बताना दोस्तों, तो धमाका में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आका। कौन सा दोस्तों? आका इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द है धम। कौन सा दोस्तों? इनमें धम इसमें मूल शब्द है और आका इसमें प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? धमाका। नेक्स्ट है पद नाम से संबंधित कौन से पत्र में किया जाता है? पद नाम से संबंधित कौन से पत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है सरकारी पत्र में, है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पदनाम जैसे कि दोस्तों सचिव, निदेशक और इसके साथ में प्रबंधक, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी पदनाम है। तो इनका संबोधन कौन से पत्र में किया जाता है दोस्तों? सरकारी पत्रों में किया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा इन शब्दों को देख करके, जो सरकारी पत्र इनमें इनका संबोधन का प्रयोग किया जाता है। दयालु में कौन सा प्रत्यय है? दयालु में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए दया धन आलू, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? दया धन आलू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आलू इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है अप्रोक्स। अप्रोक्स में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अ प्रत्यय है, यानी अ धन प्रोक्स, अप्रोक्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ए का अर्थ यूज होता है न होने के अर्थ में। आगे देख दो दोस्तों प्रयत्न का समानार्थी शब्द है। प्रयत्न का समानार्थी शब्द है कोशिश, प्रयास, चेष्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही प्रयत्न के क्या है? समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है साथियों इंग्लिश के पोर्शन से ये क्वेश्चन है, तो देखिए चेंज द वॉइस। वॉइस इसमें चेंज करना है। हैव यू फिनिश्ड योर मील? हैव यू फिनिश्ड योर मील, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैज योर मील बीन फिनिश्ड बाय यू, है ना यानी हैव और फिनिश्ड ये इसमें आ गया है दोस्तों। कौन सा टेंस है? तो इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये किस में चेंज हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चेंज हो गया, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? बीन लगा हुआ है। और यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज हो गया दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चेंज हो गया है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया गया है यहाँ पर फिनिश्ड। कौन सा दोस्तों? फिनिश्ड।
अगला क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन को चेंज करना है। हितेश सेड आई वांट योर पेन। मैं तुम्हारा पेन चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ, यानी हितेश सेड। तो इसका नरेशन चेंज करेंगे तो देखिए इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए हितेश सेड दैट ही वांटेड माय पेन। तो इसमें जो सेड आया है यह पास्ट टेंस है ना, तो ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर ये चेंज होकर के क्या हो गया दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग करके ये भी पास्ट टेंस बन गया वांटेड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। सी सेड वेयर डू यू लिव। सी सेड वेयर डू यू लिव। तो उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। सी आस्क्ड वेयर आई लिव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। साथियों इसमें जो वेयर है ये कनेक्टर का इसमें काम कर रहा है, और इसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये किस में चेंज हो गया दोस्तों, ये पास्ट सिंपल में ये चेंज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑफ दीज बनानाज आर बेड। ऑफ दीज बनानाज आर बेड। तो इसका इन चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए सम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर सम आएगा। तो दोस्तों ये सम क्यों आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना है कि इसमें सम क्यों आया है, इसका रीजन बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का इसमें यूज बताना है, कौन सा आएगा इसमें, सेंड दीज ड्रेसेज माई होम। सेंड दीज ड्रेसेज माई होम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टू आएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें टू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है साथियों फिल इन द ब्लैंक्स fill in the blank with the correct preposition। there is nobody home। there is nobody home है ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 8। क्या दोस्तों, ए में लिखा हुआ है 8, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द टेंस ऑफ सेंटेंस हनी वाज स्वीट। हनी वाज स्वीट, यानी इसमें कौन सा टेंस आएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वाज आया है तो इसमें पास्ट सिंपल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर इसका ट्रांसलेशन करना है वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। तो देखिए दोस्तों ही स्लेप्ट आफ्टर ईटिंग फूड, और हैविंग ईटन फूड ही स्लेप्ट, यानी ए और सी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ए और सी। नेक्स्ट साथियों व्हाट इज द टेक्निकल टर्म सतर्कता। सतर्कता का टेक्निकल टर्म कौन सा होगा दोस्तों, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए विजिलेंस। कौन सा होगा दोस्तों, विजिलेंस सतर्कता का इसका एकदम सही टेक्निकल टर्म है। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसमें चेंज करना है डोंट टच द पेन ड्राइव। डोंट टच दिस पेन ड्राइव, तो इसको किस में चेंज करना है दोस्तों, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबोव। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबोव। दिस पेन ड्राइव शुड नॉट बी टच्ड। लेट दिस पेन ड्राइव नॉट बी टच्ड। यू आर फॉरबिडन टू टच दिस पेन ड्राइव, यानी इसमें ये तीनों ही सेंटेंस इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। हैव यू फिनिश्ड योर मील। हैव यू फिनिश्ड योर मील, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए हैज योर मील बीन फिनिश्ड बाय यू, है ना, तो इसमें देखिए हैव कौन सा टेंस है यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, तो इसको चेंज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वर्ब की कौन से लगा दिए, थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग हिंदी सेंटेंस इनटू करेक्ट इंग्लिश। मोहन रमेश की प्रशंसा करने लगा। मोहन रमेश की प्रशंसा करने लगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए मोहन बिगन टू प्राइज रमेश, है ना, तो मोहन रमेश की क्या करने लगा दोस्तों,
प्रशंसा करने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। तो इसमें आइडेंटिफाई द टेंस है ना, टेंस किसमें पहचान करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया, सी आया है, तो सी प्रेजेंट सिंपल की ये पहचान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म आई है तो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। इट वाज वेरी हॉट दैट नाइट, यानी वह रात कैसी थी, उस रात बहुत गर्मी थी, है ना। तो इसमें वाज आया है, तो वाज आया तो इसमें पास्ट सिंपल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज बेटर ऑफ द 3 पेन्स। दिस इज बेटर ऑफ द 3 पेन्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। देखिए विथ बेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बेटर शुड बी रिप्लेस विथ बेस्ट, यानी इस बेटर की जगह क्या ज़्यादा सही है, बेस्ट है, या बेटर से पहले क्या यूज होना चाहिए दोस्तों, द का यूज इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी दोस्तों, तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह उपयोगकर्ता विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपयोगकर्ता विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और वर्ड प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है विंडोज 7 क्या है। विंडोज 7 क्या है, तो क्या है दोस्तों इसमें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। नेक्स्ट है प्लॉटर किसका उदाहरण है। प्लॉटर किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस का। किसका दोस्तों आउटपुट डिवाइस का। किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल क्या है दोस्तों, तो ट्रैक बॉल है ऑप्शन नंबर सी, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों यकृत। कौन सा है, यकृत, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, और ये पित्त का उत्पादन करती है। किसका दोस्तों, पित्त का ये उत्पादन करती है, पित्त उत्पादन, है ना, पित्त का उत्पादन करती है। और रक्त शर्करा का क्या करती है, विनियमन करती है, विनियमन रक्त शर्करा का विनियमन ये करती है, और विषाक्त पदार्थों को हटाती है। विषाक्त पदार्थों को ये हटाती है, पदार्थों को हटाना इसका क्या है, कार्य है। तो देखिए पित्त उत्पादन, रक्त शर्करा का विनियमन करना, विषाक्त पदार्थों को हटाना, तो इसका कार्य है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना दोस्तों 120 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है आभासी और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम बताना दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो देखिए दोस्तों मैथ के पोर्शन का ये पहले क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्व समापवर्ती 4 है और लघुत्तम समापवर्ती 24 है, तो एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका दूसरी संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, HCF इंटू LCM, यानी
4 इंटू 24 बटा पहली संख्या, तो पहली संख्या 8 है तो 8 का भाग 24 में दिया, 3 बार गया, 4 को 3 को गुणा किया तो 12 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 10, 15, 20, 25 और 30 का औसत क्या होगा? 10, 15 है ना, 10, 20, 25, 25, 25, 50, 50, 70 और 100। और संख्या कितनी दोस्तों? 3 और 2 5, 5 का भाग दिया 100 में तो कितनी बार गया? 20 बार गया, यानी तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20। देखिए दोस्तों ये है राशियां 1, 2, 3, 4, ये 5 राशियां। तो सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की क्या संख्या, तो बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत होता है ना। तो ये इसमें सूत्र काम आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्राइस आई है ना, तो 550 रुपये सेलिंग प्राइस है और लाभ कितना है? 10% का। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपन को। तो 550 रुपये किसकी वैल्यू है? 10%, यानी 10% लाभ, यानी 110 हो गया इंटू 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो गए, 11 का भाग 55 में दिया, 5 बार गया और ये वाले 2 जीरो इसके पीछे लगे तो 500 आ गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 25% 600 है, कितना है दोस्तों? संख्या मान लेते हैं x और इसका 25% है ना, कितना है दोस्तों? 600 है। तो x बराबर करेंगे तो 100 इसके यहाँ ऊपर चले जाएंगे और 25 यहाँ नीचे आ जाएंगे। 25 चौक 100 करेंगे और 6 चौका 24, यानी 2400 वो संख्या आ गई है। कौन सी वो संख्या आ गई? अभी इसका कितना परसेंट? 40% की बात हो रही है यहाँ पर। कितने परसेंट? 40%। तो 40%, 2400 का 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर 24 चौके 96 और ये तो 960 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 5000 पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन 5000 है, समय 2 साल और 5% की दर, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100 गए और ये 5 से गुणा कर दिए तो 500 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10,000 पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक प्रति वर्ष की दर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी 10% की जो वार्षिक दर है, तो उस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र कौन सा होता है? P कोष्टक 1 प्लस R बटावा 100 की घात 2। तो मूलधन कितना है दोस्तों? P का मतलब मूलधन है ना, 10,000 है और 1 प्लस R कितनी है? दर कितनी है? 10 है बटा 100 की घात n का मतलब होता है समय है ना, तो ये 2 साल। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया और पॉइंट यहाँ पर लग गया तो 1.1 आ गए। 1.1 को इस कोष्टक को सॉल्यूशन किया तो 11 का एक बार 1, 11 में 11, 1 12, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट, तो 1.21 है ना, ये 10,000। कोष्टक को खोला तो 2 जीरो से ये गया 121, 121, ये लो 12,100 रुपये। कितने दोस्तों? 12,100। अब ये क्या आ गया है? तो ये आ गया है मिश्रधन। अब इसमें से क्या निकालेंगे? जो मूलधन है इसको बाहर निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे? 2100 बच जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक को 2,000 रुपये बचते हैं, सेविंग कितनी हो गई इनकी? 2,000 रुपये की। तो ए का आय क्या है? तो देखिए दोस्तों एक साइड आय लिखते हैं और एक साइड इनका खर्च लिखते हैं। तो देखिए आय कितनी है? 3 और इनका खर्च है 5। फिर बी की है, ये तो ए की है और ये बी की है। बी का जो अनुपात है आय का 2 है और खर्च का 3 है। तो देखिए 3 और ये हो गए, ठीक है दोस्तों। अब इसको तो x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। बराबर कितने हो गए? इसमें से आय में से खर्चों निकाल लिए तो 2,000 इनके प्रत्येक की बचत हो गई है। अब इनको जो x का मान है इनको क्या करना है दोस्तों? बराबर करना है, बराबर इनको करना है। तो इनमें बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों? 3 दूना 6x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 2 दूनी 4,000। 3 को इनसे गुणा किया सभी से तो 6x माइनस 3 3 का 9 y बराबर
3 दूनी 6,000। अब इनका जो चिन्ह है वो चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कट गया। फिर यहाँ पर ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 10 वाई है, तो इनमें से एक बच गया वाई, 10 में से 9 गया तो एक वाई बच गया। और इनमें से माइनस 6,000 है, प्लस के 4,000 है, तो माइनस के 2,000 इनमें बच गए। तो इस माइनस के चिन्ह को ये माइनस का चिन्ह कट गया, तो y बराबर कितने आ गए दोस्तों? 2,000 आ गए। अब y का मान अपन रखते हैं इससे पहले वाले समीकरण में। क्या निकालना है अपन को? a की i निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? a की i निकालना है। तो पहले क्या करोगे? y का मान यहाँ पर रखेंगे, तो 5 को 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2,000 आएंगे। सॉरी, 3x माइनस 5 को 2 से गुणा किया तो 10,000 हो गए, बराबर कितने हो गए? 2,000। अब 3x बराबर करेंगे तो ये 10,000 इधर जाएंगे, ये माइनस के यहाँ पर प्लस हो करके, तो ये 10,000 में 2,000 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 12,000। कितने दोस्तों? 12,000। अक्स बराबर करेंगे तो 12,000 में 3 का भाग लग गया, तो कितने आ गए? 4,000। कितने आए दोस्तों? ये आ गए 4,000। तो ये अक्स बराबर 4,000 आ गए। और इनकी आय क्या है? आय का अनुपात क्या है? 1 या 3 है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12,000, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 10,000, 15,000, 20,000 का निवेश किया। कितने का दोस्तों? ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इन्होंने क्रमशः कितने का निवेश किया? 10,000 अनुपात 15,000 अनुपात 20,000। तो इस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है। और अब क्या किया इन्होंने कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितने का होता है? लाभ 9,000 का होता है, तो बी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सभी में 3 जीरो कॉमन आ गए, तो 3 जीरो कट गए, पीछे 10, 15, 20 बच गए। 10 प्लस 15 प्लस 20 ये हो गए 10, 25, 25, 45 हो गई। ठीक है दोस्तों, 45 हो गए। अब 9,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट है और पूछा बी का है, तो बी का वैल्यू क्या है दोस्तों? इसमें 15 है, यानी 15/45 इंटू 9,000। तो 45 का भाग दिया 90 में 2 बार गया, पीछे 2 जीरो, 15 दूना 30, तो 3,000। तो बी का हिस्सा क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर 3,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यदि ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, यदि ये संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो 1/10 प्लस 1/15, दोनों का लघुत्तम आया 30, भाग दिया 10 का 30 में 3 बार गया, 3 को 100 गुणा किया, फिर 15 का भाग दिया 30 में 2 बार गया, 2 को 100 गुणा किया, तो 5/30 यानी 1/6। तो संयुक्त रूप से ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, जो 6 दिन में ये कार्य पूरा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक चलती है और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक चलती है, तो कार द्वारा तय दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, 80 किलोमीटर और प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलती है, तो 80 को 3 से गुणा किया तो आएगी 240। फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चली, तो 60 को 2 से गुणा किया तो आया 120, तो 120 और 240 कितने हो गए? 360 हो गए। तो टोटल दूरी कितनी हो गई है? 360 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए दोस्तों, 1 घंटे की बताई इसमें 90 किलोमीटर और कहा कि 3 घंटे में कितनी चलेगी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 90 को 3 से गुणा किया तो 270, 9 3 27, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 16 हो जाती है। तो दोस्तों 30 विद्यार्थियों की है ना, 30 स्टूडेंट्स की औसत आयु है 15, तो टोटल कितनी आयु हो गई इनकी? 15 45। फिर एक शिक्षक की आयु और शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु कितनी हो जाती है दोस्तों? 16 हो जाती है, यानी 31 जनों की कितनी हो जाएगी? 16। तो 16 कम 16, असल का 16 48 और 49। तो दोस्तों इसमें पूछा शिक्षक की आयु, तो देखिए यहाँ पर 31 जनों की आयु 496 और 30 जनों की आयु कितनी है?
450। यदि 31 में से 30 की आयु बाहर निकाल दी जाएगी तो शिक्षक की आ जाएगी, है ना, क्योंकि 31 में एक शिक्षक को ही तो शामिल किया है, तो कितनी हो जाएगी 46 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर कितनी प्रतिशत छूट देता है दोस्तों? 20% की ये छूट देता है। फिर 10% का लाभ वह कमाता है। छूट देने के बावजूद कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है वो? 10% का। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 550 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 550 का क्या बता दिया है? अंकित मूल्य, और छूट देता है वो उस अंकित मूल्य पर 20% की, यानी 20% का मतलब है 110 रुपये, है ना। 20% का मतलब है 110 रुपये, तो 110 रुपये की वो छूट देता है। तो कितने में बेचा वो? तो 20% की छूट यानी 110 रुपये की छूट देता है इस पर, तो कितने रुपये आ गए? 440 रुपये। तो 440 रुपये में बेचने पर वह कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 10% का, यानी ये वैल्यू होगी 110 की, इंटू क्या पूछा है? क्रय मूल्य, तो 100 से इसको गुणा कर दो, तो 10 से 10, 11 को भाग दिया 44 में 4 बार, और पीछे वाले ये 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए, तो 400 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, एक जो पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में बढ़ सकता है और पाइप बी उसको 15 घंटे में बढ़ सकता है। यदि दोनों साथ एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को बढ़ने में कुल कितना समय लगेगा? तो ये 10 घंटे, ये 15 घंटा है ना। ये 1/10, 1/15, 1/10, तो दोनों को लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों? 30 आ गए। ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, ये 5/30, 1/6, तो कितनी बार? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो बचत कितने प्रतिशत होगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें मान के चलिए कि आय कितनी है दोस्तों? 100 रुपये है, और जो खर्च है वो कितना है? 75%, यानी 75 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बचत कितने की हो गई? तो बचत होगी यहाँ पर 25% की, यानी 25 रुपये की। अब इस आय में वृद्धि होकर के कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? 20% की, यानी 120 रुपये। और जो 10% की किस में वृद्धि होती है? खर्चे के अंदर। तो खर्चे यहाँ पर कितने? 75 रुपये। 75 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 7.5, यानी 7.5 की इसमें वृद्धि होती है, तो ये बन जाता है दोस्तों 75 और 7 82.5 रुपये। और यहाँ पर बचत कितने रुपए की होगी? अब तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 120 रुपये और 82.5 रुपये। तो यहाँ पर कितने रुपये? 120 में से 82.5 को बाहर निकालेंगे तो 5 और 7 3, ठीक है दोस्तों, कितने रुपये होगी? 37.5। तो बचत होगी यहाँ पर 37.5। इसमें पूछा कि अब बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो देखिए कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, पिछली जो बचत थी 25 रुपये की, और अब की बार जो 37.5 रुपये की, यानी कितने रुपए ज़्यादा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ज़्यादा है दोस्तों 12.5 रुपये ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा कौन सी बचत पर है? इस बचत पर है। तो 12.5/25 इंटू क्या गया हो जाएगा दोस्तों? इंटू 100 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब 25 चौके 100, 4 बार गया। अब इन दोनों को गुणा किया तो 5 चौके 20 हासिल गए, 2 बार चौके 48, 49, 50, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50% की ये वृद्धि हो गई। एक बार और देखिए दोस्तों, इसमें जो व्यक्ति की आय है वो मान के चलिए 100 रुपये है, और 75% खर्चा है ना, तो यानी 75 रुपये इसमें खर्च हो गए, और तो इसकी बचत हो गई दोस्तों 25 रुपये की। अब आय में 20% की वृद्धि करने से 120 रुपये हो गए, और उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ गया, यानी उसका पहले खर्च हो रहा था कितना? 75 रुपये खर्च हो रहे थे, अब वो 10% वृद्धि हो गई। तो इसमें 75 का 10% होता है 7.5। कितना होता है दोस्तों? 7.5। 7.5 को 75 में जोड़ेंगे तो आएंगे 82.5, और इसकी जो बचत है तो वो पूछा कि कितने परसेंट बढ़ गई है, यानी यहाँ पर ये बचत कितने परसेंट बढ़ गई ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बचत हो गई इसके 82.5, 120 में से ये जो आय है इसमें से ये खर्चा को बाहर निकाल लिया अपन ने, तो कितने आ गए? 37.5, ये इसकी बचत हो गई है।
तो अब बचत भी इसकी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, कितने प्रतिशत इसको बचत में वृद्धि हुई है। तो देखिए दोस्तों, पिछली 25 रुपये थे बचत और अब की बार 37.5 बचत है, तो यानी 12.5 रुपये इसकी वृद्धि हुई है। तो वो वृद्धि किस पर हुई है, पिछली बचत पर हुई है। इससे ज़्यादा 12.5, इससे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो इंटू 100, 25 का भाग 100 में दिया 4 बार, 12.5 को 4 से गुणा किया, तो कितने आ गए दोस्तों, 50 आ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी वाला सही हो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। ये विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। कौन सा होगा दोस्तों, गोरखपुर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने सतत खान बंदी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए किस फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया था? तो कौन से फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, रिक्लेम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 2025 को, हाल ही में। तो सतत खान बंदी की दिशा में यह रिक्लेम फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया गया था कोयला मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले के सम्मान में NIPCCD का नया नाम क्या रखा गया है? NIPCCD का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय बाल विकास संस्थान। कौन सा होगा दोस्तों, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय बाल विकास संस्थान। तो ये इसका नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इंडियन मैंगो मोनिया 2025 का आयोजन भारतीय आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तो किस शहर में ये किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अबू धाबी। कौन सा होगा दोस्तों, अबू धाबी। तो इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2025 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 4 जुलाई 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 123वीं जयंती। कौन सी दोस्तों, 123वीं। नेक्स्ट है, सीकर की गीता समोता ने जो CISF में उप निरीक्षक पद पर है ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराया है? सीकर की गीता समोता ने CISF में उप निरीक्षक पद पर है, तो इन्होंने कौन से पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया 2025 यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया? खेलो इंडिया 2025 में यूथ गेम्स में राजस्थान में कुल कितने पदक जीतकर राजस्थान ने कितने पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था? तो इसका सही आंसर होगा 60। कितने दोस्तों, 60। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसमें से 24 क्या है, स्वर्ण पदक है। कौन सा दोस्तों, 24 स्वर्ण पदक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुई डॉक्टर गिरिजा व्यास केंद्रीय मंत्री के साथ साथ और किन पदों पर रह चुकी थी? हाल ही में जो गिरिजा व्यास का निधन हुआ था केंद्रीय मंत्री के साथ में किन पदों पर ये रह चुकी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार ये अध्यक्ष रह चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत प्रदेश का पहला गुजरों के भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनेगा? देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ बनेगा? भीलवाड़ा में ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, राजस्थान के किन 2 गांवों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है? हाल ही में रामसर साइट राजस्थान के किन 2 गांवों को किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेनार और खीचन गांव। कौन सा होगा? मेनार और खीचन गांव को 5 जून 2025 को रामसर साइट घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तो दोस्तों मिलते हैं आज के अगले ऐसे ही वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के सामने जरूर शेयर करें। और जो लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।